हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में और मिनरल्स के द्वारा किस प्रकार से प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो हमारा जो टॉपिक था वो था एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉइल में लगभग कितने 105 मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने 60 to 65 मिनरल्स उसमें से 60 to 65 मिनरल्स प्लांट के द्वारा वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करता है, यूज़ नहीं करता है। 60 के जो मिनरल्स प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है उतने सारे वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसमें से सिर्फ कुछ ही एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको बताया था कि जब जो मिनरल्स होंगे वो एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, मिनरल्स की छन्नी होती है, यानी जिन मिनरल्स की आवश्यकता प्लांट को है वही मिनरल्स वहाँ से आगे जाएंगे। तो इसकी बात हमने कल कर ली थी। उसके बाद हमारे पास आया था क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, यानी कि वो कौन सा क्राइटेरिया हो जिससे हम ये पता लगा सके कि कौन सा मिनरल्स प्लांट के लिए अति आवश्यक है। हमने कहा था वो मिनरल्स जो प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली शामिल हो और जिस मिनरल्स के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा वो क्या है, वहाँ पे एसेंशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड की बात हमने की थी, हमने कहा था वो एलिमेंट जिसको कोई दूसरा रिप्लेस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। हमने कहा कि राम क्या करता है, बहुत अच्छा पढ़ लेता है, जैसे अगर उसे बुक पढ़ने को कहा जाए तो बहुत अच्छा पढ़ लेता है। तो हमने कहा जो काम राम कर रहा है वो श्याम भी कर सकता है, यानी कि सेम श्याम भी क्या कर सकता है, बहुत अच्छा पढ़ सकता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एक काम है वो दोनों कर रहे हैं, यानी कि विशिष्ट कोई भी नहीं है, यानी किसी एक काम में विशिष्ट कोई भी नहीं है। जो एक गुण राम में है वही श्याम में भी है। अब हमने कहा कि राम है, राम लिखता भी बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी लिख लेता है, लेकिन श्याम बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिख पाता है। इसका क्या मतलब है, लिखना जो गुण है वो विशिष्ट है, यानी कि श्याम अब राम को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। श्याम विशिष्ट है किसके लिए, लिखने के लिए। वैसे ही क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो अपने कार्य के लिए विशिष्ट होने चाहिए, उनका जो कार्य है वो किसी और के द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर जो उस मिनरल्स का कार्य कोई और मिनरल्स भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं भी होगा फिर भी काम चल जाएगा। थर्ड हमने कहा कि जो मिनरल्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जो प्लांट की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वहाँ पे डायरेक्टली शामिल होते हैं। इन्हीं बेसिस के आधार पर हमारे पास कितने 17 एलिमेंट्स आते हैं। हमारे पास 17 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि 17 न्यूट्रिएंट आते हैं जिसमें जो प्लांट के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यहाँ की बात हमने कल कर ली थी। उसके बाद हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, हमने जो 17 जो एलिमेंट थे, जो न्यूट्रिएंट थे, उन्हें क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो हमने क्या किया था, इन्हें क्लासिफाइड किया था, किस बेसिस पे किया था, हमने कहा था हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो, एक मैक्रो और एक माइक्रो। हमने कहा अगर हम प्लांट का ड्राई वेट लेते हैं और उसमें किसी मिनरल्स की या फिर किसी न्यूट्रिएंट की जो उपस्थिति है वो 10 मिलीमोल पर ग्राम है, तो इसका मतलब वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। हमने कहा अगर किसी प्लांट के ड्राई वेट में किसी न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो क्या है, 10 मिलीमोल पर ग्राम से कम है, तो वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ड्राई वेट, फ्रेश वेट के बारे में हमने कल बात कर ली थी, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट के यहाँ पे क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कितने हमारे पास आए, 9 हमारे पास आए थे। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल। कितने हमारे पास आए, 8 आए। यानी कि इन दोनों को मिला के अब हमारे पास कितने आ गए हैं, 17 आ गए हैं।
अब हमारे पास कितने टोटल न्यूट्रिएंट आ गए हैं? 17 आ गए हैं। इन 17 को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने बात की थी, हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, जब हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने अमाउंट के बेसिस पे की थी, यानी मात्रा के आधार पर हमने देखा था कि जिसकी मात्रा, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जब हमने बात की तो हमने क्या कहा कि इनकी जो मात्रा है प्लांट को, पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए। अगर हम बात करें कार्बन की, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, पोटेशियम की, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, प्लांट को इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। अगर हम बात करें कॉपर की या जिंक की या बोरॉन की, क्लोरीन की, इनकी जो आवश्यकता होती है प्लांट को कम मात्रा में होती है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था, माइक्रो से हम देखेंगे यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या मतलब है कि जिस मिनरल्स या फिर जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कम मात्रा में प्लांट को है वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर, वहां तक की बात हमने कर ली थी। हमारे पास नया टॉपिक आता है, अब हम देखेंगे फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर हमारे पास मिनरल्स किस प्रकार से आते हैं। जिसकी बात अभी हमने की थी, जो 17 जो अभी हमने न्यूट्रिएंट देखे थे उन्हीं की बात आगे होगी। हमने क्या किया था, जो हमने कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट में देखे, कुछ हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट में देखे। तो ये जो 17 है बात इन्हीं की होगी। बात क्या हो रही है, इन्हीं की हो रही है। अब हम देख रहे हैं किसकी, न्यूट्रिएंट का क्या कार्य है। अपने कभी मैं न्यूट्रिएंट कह रही हूँ, कभी मिनरल कह रही हूँ, ये डाउट आपका कल क्लियर हो गया होगा। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों क्या है, ये न्यूट्रिएंट है, लेकिन मिनरल्स नहीं है। यही बात आपको यहाँ पे लिखी है कि CO2 एंड H2O आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो अदर है वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, किसकी, मिनरल्स की फॉर्म में। इसीलिए हम न्यूट्रिएंट भी कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मिनरल्स भी कह रहे हैं। अब ये तीनों चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो रही है, ये CO2 से और जल से हम प्राप्त कर रहे हैं। बाकी जो अदर मिनरल्स है वो हम मिट्टी से प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रिएंट है लेकिन मिनरल्स नहीं है। तो बात इन 17 की होगी। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के आधार पर हम किस प्रकार से हम देखते हैं, यानी कि एसेंशियल जो एलिमेंट, जो हमने एसेंशियल एलिमेंट कितने हमारे पास आ रहे हैं, हमने कहा हमारे पास 17 यानी कि 17 एसेंशियल एलिमेंट से। अब हम देखते हैं कार्य के आधार पर क्या क्या किसका कार्य है। सबसे पहला हमारे पास आता है essential elements like carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen serve as a components of a numerous biomolecules such as amino acid, lipid. They are four structural elements of the cell and are classified into a distinct group depending on their unique activity. क्या इसने अभी तक आया? अभी तक आपको सिर्फ इतना समझ आया कि यहाँ पे कुछ मिनरल्स की बात हुई है, कुछ न्यूट्रिएंट की बात हुई है, कार्बन की बात हमने की, हाइड्रोजन की बात की, ऑक्सीजन की बात की, नाइट्रोजन की बात की। उसके बाद ये एक्चुअली कह क्या रहा है, इन शॉर्ट ये कह रहा है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, या फिर कंबाइंडली अगर हम कहें कुछ ऐसे एलिमेंट यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल हैं, यानी कि प्लांट की संरचना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमने कहा ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हमने क्या कहा, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन। बाहर की क्या है, सेल वॉल है। अब सेल वॉल अगर प्लांट में हम देखें तो किससे मिलके बनी है, हमने कहा सेल्यूलोज से। हमने कहा जो प्लांट की जो सेल है वो किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से मिलके बनी है। अब सेल्यूलोज किससे मिलके बना है, हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब आपको समझ आ रहा होगा एक्चुअली में ये जो पहला जो पॉइंट है वो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्लांट की संरचना में हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट के निर्माण में, प्लांट की जो सेल है, जो कोशिका है, उसके निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये जो सारे एलिमेंट हैं ये किसके, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया। अब लिपिड क्या है,
यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स के पार्ट है, कुछ लिपिड्स के पार्ट है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कहा, हमने कहा ये हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा जो बाहरी जो आवरण है, हम अलग अलग सेल को हम अलग अलग कलर में यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा ये क्या है, सेल वॉल है। हमने कहा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यही बात हमने की है। हमने कहा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब हमने क्या कहा, सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, हमने कहा सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की। अब बात किसके बारे में हो रही है, प्लांट के बारे में हो रही है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। सेल्यूलोज किससे मिलकर बना है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये जो तीनों चीजें हैं, कहाँ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीनों चीजों का काम अब क्या हो गया है, तीनों चीजें क्या कर रही हैं, सेल वॉल का निर्माण कर रही हैं। कुछ क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो किस चीज से मिलके बना होता है, वो बना होता है नाइट्रोजन से, यानी कि नाइट्रोजन किसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल। अब आपको समझ आ गया किस प्रकार से ये जो चारों यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये किस प्रकार से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, यानी कि संरचनात्मक रूप से किस प्रकार से प्लांट की हेल्प कर रहे हैं। आपने देखा कि तीनों ही चीजें क्या कर रही हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन का कर रही हैं, डीएनए किससे बना है, नाइट्रोजन से मिलकर बना है। अब आपको ये पता चल गया कि संरचना के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्लांट को सहायता प्रदान करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद ये तो था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, तो उसमें आप पढ़ेंगे essential elements such as magnesium iron and chlorophyll in chlorophyll. Magnesium iron in chlorophyll and phosphorus in ATP are the key component of the chemical compound associated with energy. क्या आपको बता रहा है, हमने आपने जब देखा होगा क्लोरोफिल का डायग्राम, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, Mg बीच में होता है उसके चारों तरफ से। तो यहाँ पे क्या होती है, जो मैग्नीशियम को आपने याद रखना है कहाँ पे है, क्लोरोफिल है। तो हमने कहा मैग्नीशियम बीच में होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं, फिर उसमें कार्बन भी लगा होता है। आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा होगा। तो मैग्नीशियम कहाँ पे, क्लोरोफिल में, और फॉस्फोरस कहाँ पे, एटीपी में। ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रैप करते हैं, यानी कि ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा को स्टोर करते हैं। एटीपी में कौन है, फॉस्फोरस है, और क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम है। ये इन दोनों का फंक्शन आपको बता रहा है कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी ट्रैप करने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही हमने और क्या देखा है, जो मैग्नीशियम है ये किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोरोफिल का, यानी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीज़ आई, पहले में हमने देखा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उसके बाद हमने देखा एनर्जी ट्रैपिंग एलिमेंट, यानी कि जो ऊर्जा को वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे जो फास्फोरस है वो क्या कर रहा है, ऊर्जा को यहाँ पे संचित कर रहा है। हमने पढ़ा था तो ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में रहती है, और यहाँ पे फास्फोरस वर्क कर रहा है। हमने कहा कि क्लोरोफिल में कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, हमने कहा मैग्नीशियम कर रहा है। तो ये क्या है, दो पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि एलिमेंट का क्या फंक्शन है। आप देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑपरेट एज बोथ एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। यानी कि क्या होता है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं यानी सक्रिय करते हैं, और इनहिबिट करते हैं यानी कि निष्क्रिय करते हैं। जहाँ पे जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, जो एंजाइम जो एलिमेंट्स होंगे वो उसी प्रकार का काम करेंगे। जहाँ पे एक्टिविटी, जहाँ पे सक्रिय करना है वहाँ पे सक्रिय करेंगे, जहाँ पे निष्क्रिय करना है वहाँ पे निष्क्रिय करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्फ्लुएंसिंग देयर फंक्शन, बोथ राइबोलोज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आर एक्टिवेटेड बाय एमजी। क्या यहाँ पे आपको बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट बात कर रहा है, ये कह रहा है रूबिस्को की। क्या है रूबिस्को, कुछ नहीं है, मैंने इसी की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अभी जो रूबिस्को है, रूबिस्को कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस में। क्या आता है यहाँ पे, आरयूबीपी होगा। अब आरयूबीपी यहाँ पे क्या करेगा, CO2 के साथ कंबाइंड होके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें C3 साइकिल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट कब बनता है, ये रिजल्ट कब आएगा, जब यहाँ पे रूबिस्को एक्टिवेट होगा, यानी कि रूबिस्को जब सक्रिय होगा तभी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी रूबिस्को को कौन एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। कौन करेगा यहाँ पे, हमने कहा है इसे कौन, यहाँ पे कौन फंक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, रूबिस्को को एक्टिवेट कर रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ये तो किसकी बात थी, ये बात है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस। सेकेंड, यहाँ तक की बात हमने की। अभी जो दूसरा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आर एक्टिवेटेड बाय एमजी। क्या है ये, पीईपी है ये, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है, ये पैपकेज है। पैपकेज में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस में होता है। यहाँ पे एक पैपकेज एंजाइम होता है। इसी जिस प्रकार से मैग्नीशियम ने रूबिस्को को एक्टिवेट किया था, उसी प्रकार से जो मैग्नीशियम होता है वो पैपकेज को एक्टिवेट करेगा और आगे की जो प्रोसेस है फर्दर उसे कंटिन्यू करेगा। तो ये किसका फंक्शन है, क्या बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पे एंजाइम को सक्रिय किया जा रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे बोथ ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड फॉर कार्बन फिक्सेशन टू अकर। क्यों यहाँ पे आवश्यक है कार्बन फिक्सेशन की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म Zn2+ यानी कि जो जिंक होता है एक्टिवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस व्हाइल MO इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजिनेस एक्टिविटी। अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। आपने देखा कि मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट कर रहा है, अब आप देखेंगे जो जिंक है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट कर रहा है। वहीं मॉलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारे पास बचता है फोर्थ नंबर पे, उसमें क्या बोला गया है, द ऑस्मोलैरिटी ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू की कंपोनेंट्स। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, हमने ऑस्मोटिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हम पौधों में परिवहन पढ़ रहे थे। हमने कहा कि कोई सेल है, अगर उस सेल में पानी नहीं है तो वो कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसी संकुचित रहेगी। लेकिन सेल ऐसी नहीं होती है। हमने सेल को कैसे देखा है, हमने सेल को बिल्कुल टर्जिट देखा, एकदम फूले हुए देखा है। ये क्या है, टर्जिट है सेल। कैसे इसमें होता है, इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेशियम है वो यहाँ पे एंटर करता है और इसी पोटेशियम के साथ क्या होता है, पानी भी यहाँ पे एंटर करेगा। अब पानी एंटर करेगा तो यहाँ पे
टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। हमने टर्गर प्रेशर पढ़ा है, हमने ऑस्मोटिक के बारे में पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पोटेशियम सेल के अंदर एंटर हुआ तो पोटेशियम को कौन फॉलो करेगा, यहाँ पे पानी फॉलो करेगा। पानी फॉलो करेगा तो ये टर्जिट होगा, तो सेल ऐसी नहीं होगी बल्कि टर्जिट होगी, एकदम हमें जैसी दिखती है। वैसे ही हमने इसका जो एग्जाम्पल है हम किस में देखते हैं, पत्तों में देखते हैं। हमने कहा हमने कुछ दिन पौधे को पानी नहीं दिया, उसकी जो पत्तियां थी वो मुरझा गई थी, कुछ ऐसी हमें दिख रही थी। हमने उसमें पानी देना शुरू किया, क्या हुआ, पोटेशियम जो आयन था वो अंदर गया, पानी भी अंदर गया और जो पत्ते थे एकदम आपको फूले हुए नजर आए। यही चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, यही चीज यहाँ पे ये जो टर्जिडिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कब होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जब गैसेस एक्सचेंज होती है। क्या बात कहते हैं हमने क्या बात की थी, हमने कहा ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटा क्लोज है। कैसा है ये, क्लोज है। कैसा है, क्लोज है, क्लोज है ये स्टोमेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में क्या होगा, पोटेशियम यहाँ पे एंटर होता है। पोटेशियम एंटर हुआ तो यहाँ पे पानी भी क्या होगा, एंटर होगा। अब हमें ये स्टोमेटा किस प्रकार का दिखता है, आप देखेंगे हमें जो स्टोमेटा है वो इस प्रकार से बल्ज आउट हो जाता है, यानी इस प्रकार से ये बल्ज आउट क्या हो रहा है, ये इन पे खिंचाव हो रहा है। ये जो यहाँ के जो लेयर हैं, इन लेयर पे क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में। अब ये जो स्टोमेटा थे इस प्रकार से ओपन हो गए, यहाँ से क्या बाहर आया, यहाँ से बाहर आया CO2 और यहाँ से बाहर क्या आया, O2। यहाँ से बाहर क्या आया, O2 ऑक्सीजन आए और अंदर क्या गई, यहाँ पे CO2। अब अंदर क्या गई, CO2 गई। अब क्या हुआ इसमें जो पोटेशियम था वो बाहर को मूव कर गया और इसीलिए यहाँ पे जो वाटर था वो भी बाहर को मूव कर दिया। अब हमारे पास जो फिर से जो स्टोमेटा आया वो किस प्रकार का आया, जो हमने सबसे पहले इमेज में देखा था, ये हमारे पास फिर से क्लोज है, ये क्या है, ओपन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप यही चीजें पढ़ेंगे, द स्टोमेटा आर ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स ऑफ पोटेशियम आयन, यानी कि पोटेशियम आयन के प्रेजेंस में क्या होते हैं, जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग हो रही है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो मिनरल्स होते हैं वो किस प्रकार से जो पौधे में फंक्शन करते हैं। अभी हम देखेंगे, हम हर एक मिनरल्स को पढ़ेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है वो पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जर्नली देखा है कि हमने देखा कि जो अगर पौधे की जो सेल है, प्लांट की जो सेल है यानी कोशिका है, उसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है। हमने देखा कि जो मिनरल्स हैं वो किस प्रकार से एंजाइम्स को एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय कर रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये पढ़ने से पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या होता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आपके पास डायग्राम है, आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रोथ को बता रहा है, यानी वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाली जो एक्सिस है ये क्या कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट टिश्यू, यानी कि पौधे में जो न्यूट्रिएंट है उनकी कंसंट्रेशन को बता रही है, उनकी मात्रा को बता रही है। यानी इस साइड को चलेंगे तो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में वृद्धि होगी, और इस साइड को बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ यहाँ पे किसकी बढ़ रही है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी।
अब यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हो एक ग्राफ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, पहले हम उसे लेबल कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम ए लिख देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बी लिख देते हैं, और ये क्या है, सी आ गया हमारे पास। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट जब देते हैं तो पौधे में जो प्लांट है, प्लांट की जो वृद्धि किस प्रकार से होती है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट को दे रहे हैं, वृद्धि यहाँ पे बढ़ रही है। अब जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हम देखेंगे जो वृद्धि है वो रुक गई है और उसी मात्रा में आगे बढ़ रही है। यानी जितनी भी हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जो वृद्धि है वो उतनी है। यानी कि इस यहाँ पे इस मात्रा पे आके, ये क्या है, मात्रा है, बता रहा है हमें। यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट ले लीजिए, उस न्यूट्रिएंट की ये क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो इस मात्रा पे आके क्या हुआ, वृद्धि रुक गई है, और अब क्या होगा, वृद्धि उसी मात्रा में जो वृद्धि है वो आगे की ओर बढ़ेगी। यानी ग्रोथ क्या हो रही है, पहले तो ग्रोथ बढ़ी। अब इस मात्रा, जब जो न्यूट्रिएंट हमने इस मात्रा पे दिया, फॉर एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि ये 2 ग्राम था, ये 3 ग्राम था, ये 4 ग्राम था। हमने कहा जब हमने 4 ग्राम न्यूट्रिएंट दिया, पोषक तत्वों की मात्रा क्या थी, 4 ग्राम। 4 ग्राम हमने दी तो वृद्धि रुक गई है और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अब हमने कहा अगर ये जो 4 ग्राम है, इससे कम अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा हुई तो क्या होगा, अगर मात्रा कम हुई तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में वृद्धि आ जाएगी। इस डायरेक्शन में आने का क्या मतलब है, इस डायरेक्शन में आने का मतलब है कि यहाँ पे जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। क्या बात की हमने अभी तक, हमने सिर्फ इतना कहा आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये क्या है, कंसंट्रेशन वाला एक्सिस है, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बता रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा को ऐड कर रहे हैं। ये बता रहा है कि कितने अमाउंट पर, यानी न्यूट्रिएंट का कितना अमाउंट ऐड करने पर वृद्धि कितनी हो रही है। ये एक्सिस ये बता रहा है। हमने देखा कि हमने 2 ग्राम किया, 3 ग्राम किया और 4 ग्राम यहाँ पे ऐड किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमने कहा ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है और ये 4 ग्राम है, ये ग्राम है। ये क्या है, 4 ग्राम है। जैसे ही 4 ग्राम पे पहुंची, वैसे ही जो वृद्धि थी वो वृद्धि अब उसी स्पीड में बढ़ेगी। यानी कि वृद्धि अगर हमने कहा अब इससे आगे नहीं बढ़ रही है, अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। लेकिन हमने कहा अगर हमने 4 ग्राम से कम कोई पोषक तत्व इसे दिया तो वृद्धि नीचे आ जा रही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जब 4 ग्राम हो रहा है तभी यहाँ पे आ रहा है। 4 ग्राम से कम होगा तो क्या होगा, आगे तो नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 4 ग्राम से कम होगा। हम देख रहे हैं कि जब वृद्धि बढ़ाने पे, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये आगे को बढ़ रहा है। अगर हमने कंसंट्रेशन यानी मात्रा कम कर दी किसी न्यूट्रिएंट की, 4 ग्राम से कम दिया हमने, 3 ग्राम दिया, अब ये वृद्धि नीचे आ जा रही है। तो वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट से कम या जिस मात्रा से कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने पर किसी पौधे की वृद्धि रुक जा रही है, किसी पौधे की वृद्धि क्या हो रही है, कम हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। यानी कि हमने बात की 4 ग्राम की, इसे सबसे पहले ऐसे समझते हैं। हमने कहा हमें एक दिन में 10 गिलास पानी की आवश्यकता है, या फिर पानी मत लीजिए, हमने कहा कि हमें एक दिन में एक टाइम पे हमें 4 रोटियां खानी है। 4 से ज़्यादा मिल गई तो भी ठीक है, हम खा लेंगे, पर अगर 4 से कम मिली तो हमारी भूख शांत नहीं होगी। यानी कि कम से कम हमें 4 रोटियां चाहिए जिससे कि हमारा पेट भर सके। अगर 4 रोटी से कम हमें मिला तो हमारा पेट नहीं भरेगा, फिर हम भूखे रह जाएंगे। तो 4 रोटियां क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, वो मात्रा जिसके कम होने पर यहाँ पे क्या होता है, पौधे में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। आपके पास हेडिंग है डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी होती है यानी कि किसी एक न्यूट्रिएंट की यहाँ पे मात्रा कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पौधे में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।
फिर से एक बार और समझते हैं। हमने कहा कि हमने किसी पौधे को जब 4 ग्राम हमने कोई न्यूट्रिएंट दिया तो उसमें वृद्धि थी और उसी रेट से ये आगे बढ़ रही है। लेकिन हमने कहा जब हमने 4 ग्राम से उसे कम दिया, हमने 3 दिया या 3.5 ग्राम भी दे दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पौधे की जो वृद्धि है वो नहीं हो रही है बल्कि वो कम हो रही है। तो यानी जिस मात्रा से न्यूट्रिएंट की या पोषक तत्व की जिस मात्रा से कम मात्रा देने पर पौधे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन? ए है। ए यानी कि यहाँ पे हमने ये काल्पनिक यहाँ पे वैल्यू रखी है, 4 ग्राम काल्पनिक है, हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या कहा कि आवश्यक जितनी आवश्यकता है, हमने कहा हमें 4 रोटी की आवश्यकता है, ज्यादा मिल गई तो चलेगा लेकिन अगर कम मिल गई तो नहीं चल पाएगा क्योंकि हम भूखे रह जाएंगे। हमें कम से कम 4 रोटियां चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से इस पौधे को 4 ग्राम चाहिए था। जैसे ही 4 ग्राम से हल्का कम हुआ वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, पौधे में नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। हो सकता है पौधे की पत्तियां झड़नी शुरू हो गई, पौधे की पत्तियां क्या हो गई है, पीली पड़ गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रभाव देख सकते हैं। तो ये क्या था, आप ए क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। जिस मात्रा की आवश्यकता होती है प्लांट को वो क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी उस अमाउंट से अगर कम हुआ तो पौधा क्या होगा, पौधे में बीमारियां हो जाएंगी। और इसी प्रोसेस को यानी कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अमाउंट हमने यहाँ पे दिया और वहां पे जो हमें सिम्टम्स देखने को मिले उसे कहते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला जो रोग है उसे हमने कहा डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बात हमने कर ली है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अब यहाँ से और यहाँ तक ये जो जोन है, यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ है वो बनी हुई है। अब इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। ये क्या है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है यानी कि ये पर्याप्त मात्रा है किसकी, कोई भी जो न्यूट्रिएंट है उसकी पर्याप्त मात्रा है किसी भी पौधे के पोषण के लिए। न्यूट्रिएंट की पर्याप्त मात्रा किसके बीच में आ रही है, ए और बी के बीच में आ रही है। बी क्या है वो हम देखेंगे। अब जब बी था, बी पे आई कंसंट्रेशन। अब यदि इस वाले पोर्शन से अगर कंसंट्रेशन यानी मात्रा, किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा यहाँ से आगे चली जाती है तो यहाँ पे फिर से हम क्या देखते हैं, वृद्धि कम हो रही है। यानी कि किसी भी पोषक तत्व की मात्रा अगर आवश्यकता से अधिक हो गई तो क्या होता है, अब ये क्या करेगा, फिर से वृद्धि को क्या करेगा, कम कर देगा। यानी कि पौधे में फिर से नेगेटिव हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। यही क्या है, टॉक्सिसिटी है। ये जोन क्या है, टॉक्सिक है। आपको दोनों में, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है। आपको बताना चाहिए कि टॉक्सिसिटी क्या है। टॉक्सिसिटी कब आ रही है, टॉक्सिसिटी की जैसे टॉक्सिक यानी कि विष से रिलेटेड है। विषाक्तता कब आती है यहाँ पे, जब किसी भी न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो आवश्यकता से अधिक है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो आवश्यकता से कम होगी तो उसे हम डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहेंगे। और वो मात्रा जिससे कम होने पर हमें डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे। आपको तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही ग्राफ के थ्रू उसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आई थी, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। यानी कि प्लांट के लिए ये क्या है, ये प्लांट के लिए बहुत सुटेबल कंसंट्रेशन है। यानी कि इस कंसंट्रेशन में जो प्लांट है वो क्या होता है, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे आ रहा है, हमने बात की कहाँ पे आ रहा है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, वो आ रहा है ए और बी के बीच में। क्या हो रहा है कि जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है, अब ए क्या है, ए को हमने कहा क्रिटिकल कंसंट्रेशन।
और बी क्या है, बी से नीचे जब हम लेते हैं तो वहां पे हम टॉक्सिसिटी को लेते हैं बी से नीचे। अब ए से नीचे, ए क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ए के नीचे क्या है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और बी के नीचे हम क्या देखेंगे, टॉक्सिसिटी को देखेंगे। और इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आएगा। सारे ही वर्ड को आप बहुत बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो भी हमने पढ़ा है ग्राफ के बारे में, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसे नोट कर लेंगे। तो क्लास आज हमने पढ़ा क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट सेशन में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।